नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण अध्ययन की निरंतर हो रही इस प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी बड़े ही उत्साहपूर्वक इसको पूर्ण कर रहे होंगे। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के इस 20वीं सीरीज की तरफ। आज के लिए आपका क्या स्पेशल होने वाला है और आपका कितना आंसर सही होने वाला है, तो कर लिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और दूसरे भाइयों बहनों को भी आपके जैसा लाभ मिल सके और वो भी लाभान्वित हो सकें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशन प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। इसके तत्वों में समावेश नहीं है। बताइए आंसर 21 का आंसर क्या होना चाहिए जी। जिनका आंसर तीसरा आ रहा है बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत झगड़ों का समावेश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका ये तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? क्यों नहीं होता भाई? ज्वाला इतनी गर्म होती है कि उसे ठंडा नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन है आपके जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तीसरा जल और पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रणीय हैं। चौथा जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। आंसर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो पेट्रोल होती है वो पेट्रोल क्या काम करती है कि आपका जो पेट्रोल में अपन जब जल भारी होता है, जल क्या होता है? भारी होता है, और पेट्रोल हल्की होती है और एक दूसरे से ये क्या अमिश्रणीय यानी मिश्रण नहीं बना पाती। यही कारण है कि पेट्रोल ऊपर तैरने लगती है और वह जलती रहती है। इसलिए पेट्रोल की आग को हम बुझाते हैं तो जल का उपयोग नहीं करके हम बालू या रेत का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम इसका प्रयोग रेत या बालू का प्रयोग करते हैं इसको बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी या दीवारों के फर्श को लीपा जाता है, क्यों? क्यों लीपा जाता है? 23 का जी आंसर कीड़ों को दूर रखने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इससे कीड़े मकोड़े और जिस प्रकार से हम आजकल फिनाइल का प्रयोग करते हैं अपने फर्श पर, इसी प्रकार से गोबर भी हमारा प्राकृतिक रूप से फिनाइल का ही काम करता है। कीड़े मकोड़ों और बीमारी फैलाने वाले दूसरे प्रकार के खतरनाक चीज़ों को हटा देता है। इसलिए इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बताइए। पहला है आपका बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना। दूसरा सृजनात्मक चिंतन योग्यता को उत्सुकता को विकास करना। तीसरा बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। और चौथा है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। बताइए आंसर क्या आना चाहिए आपके अनुसार? आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही है, जिनका है देखिए यहाँ नहीं की बात हो रही है, अगर नहीं का भूल जाओगे तो आप आंसर गलत दे दोगे। इसलिए इसका आंसर पहला वाला, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हमें भ्रम में थोड़ी रखेंगे बच्चों को, इसलिए पहला का आंसर इसका सही हो जाएगा आपका। बल्कि क्या करते हैं अपन, इन्हें भ्रम में नहीं रखते बल्कि सृजनात्मकता देते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में सृजनात्मकता, चिंतन कौशल, इस प्रकार के विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना होता है, बल्कि ये थोड़ी होता है कि उन्हें भ्रम में रखें। इसलिए इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुधिर यानी रक्त की जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? बताइए आंसर आपके सभी के आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आ भी गया होगा आंसर आपके लिए 25 का जी। दूसरा नंबर, लाल रक्त कणिकाएं या रुधिर जिसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की पहचान के द्वारा ही हम मलेरिया की पहचान कर पाते हैं। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। मच्छर में भी किससे फैलता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर से ये मलेरिया फैलता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर
एक मिनट, शरीर नहीं, रुधिर की जांच के लिए, अच्छा ये अभी हो गया, ओके नेक्स्ट। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होना चाहिए, हीनताजन रोगों से बचाने में थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं। बताइए 26 का क्या आंसर, 26 का आंसर, जिनका पहला आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, पहला आंसर बिल्कुल सही एकदम। क्यों है पहला आंसर विटामिन। अच्छा विटामिन की, अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने अब अगर आ ही गया तो फिर पूछ ही लेते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, बताइए विटामिन की खोज, जी जिनका आंसर फंक, विटामिन की खोज की थी फंक महोदय ने, फंक ने की थी, कब की थी, ये की थी 1911 में, कब 1911 में की थी। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है, ये क्या होता है कार्बनिक, एक मिनट, ये इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है ये, ठीक है ना। फंक महोदय ने 1911 में इसकी खोज की थी, ठीक। और क्या हो सकता है भाई, और ये हो सकता है इसमें कि जो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, हमें इतना ध्यान करना, लेकिन ये शरीर में क्या करते हैं, उपापचय और रासायनिक क्रियाओं को नियमन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए भी जरूरी होती है, इसलिए पहला वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहे की कील पारे में तैरती है, लोहे की कील पारे में, पारा जानते हो ना, पारा मैंने बताया था, पारा प्रकृति में द्रव धातु है ये पारा, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों का आंसर आप दीजिए, क्यों का आंसर आप दीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्यों का आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए जी। 28 का बिल्कुल आ गया होगा, मैं समझता हूँ आप लोगों का आंसर आ गया होगा, 28 का 4 बिल्कुल सही है। पारे का घनत्व क्या होता है, पारे का घनत्व पानी से घनत्व से अधिक होता है, पारे का घनत्व क्या होता है, पानी घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि क्या होता है पानी में डूब जाती है, इसके कारण पारे का घनत्व क्या होना चाहिए, अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, पृष्ठ तनाव के यानी सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। अगला देखते हैं, गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस साथ में लेकर जाते हैं, 29 का बताइए जी, 29 का, हाँ बिल्कुल, हीलियम और ऑक्सीजन, एकदम एब्सोल्युटली राइट है, जिनका भी आंसर आ रहा है हीलियम और ऑक्सीजन बिल्कुल सही है एकदम, बिल्कुल दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, ये वाला हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन एकदम सही आंसर हो गया, हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम और ऑक्सीजन क्या होता है, ये गोताखोर जो होते हैं समुद्र में या जहाँ भी गोता लगाने के लिए अंदर जाते हैं पानी में, तो गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है हीलियम और ऑक्सीजन, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है, इसलिए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है आंसर, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों द्वारा होता है, वो गैसें बताइए, गैसें पहचानिए, गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं, पहचानिए गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं जी। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड सही है, जिनका आंसर आ रहा है 31 का जी बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है आंसर, ऑक्सीजन और नाइट्रस ए वाला, ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही है 31 का। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, फिर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ फिर से धरती पर वापस गिरते हैं, जिसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा, जिसे कहते हैं हम अम्ल वर्षा। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा क्या दर्शाती है, अगर पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे क्या दर्शाती है, क्या होता है उससे जी बिल्कुल सही है, मानव द्वारा निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, ये बताती है। क्लोरोफॉर्म और कार्बनिक यौगिक के बारे में बताना चाहूँगा, जिनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3, CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह ये क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और सुगंधहीन तरल पदार्थ होता है। इसका प्रयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए भी किया जाता है, ध्यान करना है, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, लेकिन आप लोग यूज नहीं करोगे भाई बहनों, ठीक है ना। पानी में क्लोरोफिल की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो उससे निर्मित कचरे, तो इससे जो मानव द्वारा निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाती है, ध्यान करना इतना। अगला क्वेश्चन, सेब, संतरा, अनार के केले को खाने के बाद संतरे का स्वाद अलग हो जाता है, अलग था क्यों,
सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के बाद संतरे का स्वाद सभी से अलग था। क्यों था, क्यों था, क्यों था, क्यों का आंसर अगर आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बताइए 33 क्यों था अलग भाई। 33 का चौथा जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान करना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है हमारा विटामिन सी, ठीक है ना। संतरे में विटामिन सी की मात्रा खूब होती है, इससे सेब, अनार और केले के स्वाद को भिन्न करती है। क्यों करती है, क्योंकि विटामिन सी में संतरा में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें संतरे में ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल सेल से भी बचाता है। इसलिए खूब संतरा खाइए, खूब अनार खाइए, मौसमी खाइए, ठीक है। 34 का देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या बताती है, क्या बताती है भाई। 34 का आंसर जी, किसका आंसर पहले आता है जी, आगे होगा जिनका आंसर आना होगा। चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही है। वायुमंडल ओजोन मैंने बताया था इस प्रकार से लेयर होती हैं, और ओजोन में O3 होती है, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु, और नवजात ऑक्सीजन का 1 अणु मिलते हैं तो O3 बन जाता है। क्लोरोफ्लोरो FC के द्वारा इसको नुकसान होता है। सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर इसको देखा गया था नुकसान को, उसके बाद इसे सुधारा गया जैसे तैसे, और ये हमारे AC वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, उनसे ये CFC गैस निकलती है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्ट्रावायलेट रेजेज अगर ये आ जाए तो स्किन कैंसर वगैरह अपन को हो सकता है, इसलिए ये हानिकारक किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल निकायों को सीवेज, गंदे नाले में अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना क्या दर्शाता है। बताइए क्या दर्शाता है भाई। हाँ बताइए 35 का क्या दर्शाता है ये। बिल्कुल सही है, निम्न BOD को दर्शाता है ये। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि गंदे नालों में जो सीवेज होता है जैविक तत्व के रूप में सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं, इसलिए सीवेज जहाँ पर भी जल निकायों में गिरता है तो वहाँ बहुत से सड़न पैदा करने वाले क्या होते हैं, जीवाणु और क्वाक, इनकी संख्या क्या हो जाती है, सीवेज के घटक को कम करने में बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाता है, डिकम्पोजर को अधिक मात्रा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इससे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों पर बुरा असर पड़ता है, मछलियां मर जाती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जिनमें घास, बकरी, हिरण, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया, कवक और आसपास के भौतिक पर्यावरण शामिल हैं, निम्न में से कौन सा जैविक घटक इन पारिस्थितिक तंत्र का द्वितीय स्तर पर उपभोक्ता है। बताइए द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा। 36 का आंसर किसका आंसर आ गया जी, जिसका चौथा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, शेर आपका इस पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए मांसाहारी पशु जो दूसरे प्राणियों को मांस खाते हैं ना, दूसरे प्राणी को क्या द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है ना। ये दिए गए पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला यदि खास श्रृंखला में शेर का दूसरा स्थान या द्वितीय उपभोक्ता के रूप में है, खास श्रृंखला का तृतीय पौष्टिकता स्तर पर हम कह सकते हैं शाकाहारी वनस्पति खाने वाले जैसे बकरी, हिरण, खरगोश आदि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खास श्रृंखला के द्वितीय पौष्टिकता स्तर पर उत्पादक वनस्पति खास श्रृंखला के पौष्टिक स्तर पर होते हैं, और जो अपने पेड़ पौधे होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक क्या कहलाते हैं बताइए, ये कहलाते हैं आपके प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तत्व सही नहीं है। अब नहीं की बात हो रही है तो नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इतना तो आप कर ही सकते हैं जी मेरे भाइयों बहनों। 37 का आंसर जिनका तीसरा आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनको तीसरा आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि देखिए पर्यावरण के संदर्भ में कौन तत्व सही नहीं है, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 37 का जी बिल्कुल आप बताइए। हाँ 37 जी, तो बिल्कुल सही है, तीसरा इनका आ रहा है बिल्कुल सही है। पर क्या होता है, पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने और क्या होता है सभी जैविक अजैविक तत्वों है ना, प्रक्रियाओं और संगठनों के क्या होता है समुच्चय को निर्मित करने वाली इकाई है, समुच्चय है, ठीक है ना। समूह क्या साथ ही सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों में सम्मिष्ट इकाई है। क्या होता है समष्टिगत मैं लिख के दे रहा हूँ, समष्टिगत
समष्टिगत, ये सा थोड़ा हटा देना, मिस्टेक हुई, चलो मैं फिर से लिख के देता हूँ। समष्टिगत, ये सा आधा बार पतंग वाला है। समष्टिगत आप लोगों ने समझ लिया होगा, समष्टिगत, ठीक है। ये समष्टिगत इकाई है, इसलिए आज का तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भैंस की पीठ पर आकर बगुला अक्सर बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्या है जी, बिल्कुल सही बात आपकी, ये वाला आंसर जिनका चौथा आ रहा, भैंस की पीठ पर परजीवी को खाता है, और यह बहुत ही अच्छा दोनों के लिए होता है कि उसे भोजन मिलता है और उसे उससे परजीवी से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए अक्सर पक्षी जो होते हैं उसकी पीठ पर बैठे हुए दिखाई देता है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, जब मिट्टी और पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो डैश इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई बताइए। 40 का बहुत ही सरल है, तो गंदगी किस में इकट्ठी हो जाएगी भाई बताइए, बताइए, तलहटी में इकट्ठी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। रात भर ऐसा करके छोड़ोगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से मिट्टी पानी ऊपर रह जाएगा और मिट्टी नीचे यहाँ पर तलहटी में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत ईजी था आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। तो उम्मीद करते हमारे आसपास के आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना कैसी होती है, बताइए इसकी स्थित संरचना कैसी होती है। 41, यस यस यस। उनका तना कैसा होता है, देखिए उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, ठीक है ना, लंबा, खोखला और हल्का होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि तालाबों में वातावरण में अनुकूल रखने के लिए पौधों की संरचना इस प्रकार की पाई जाती है। आपने देखा होगा एक सब्जी आती है मुरार की सब्जी, कुछ लोग आप लोगों ने खाई होती है, इस प्रकार कमल होती है, कमल की जड़ें होती हैं, इस प्रकार से देखा होगा, उसमें बहुत से लोग इसकी सब्जी भी खाते हैं, मुरार इसको बोला जाता है। उसमें देखो बहुत से प्रकार के आपको इस प्रकार से छिद्र मिलेंगे उसमें, ठीक है ना, और कभी देखना तो ये इस प्रकार से आपको उदाहरण भी हो जाएगा आपका, यानी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। 43 का देखिए, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइए आंसर। 43 का आंसर, 43 का आंसर, चौथा आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, ये हमारा अभिप्राय है। और क्या होना चाहिए भाई, भाई पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। अभी आपने देखा ही ना कितनी महामारी फैली हुई है, पर्यावरण को डिस्टर्ब करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगला देखिए 44, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग किया जाता है, कविता कहानी का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बिल्कुल सही है, तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में मदद करती है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण की विशेषता नहीं है, पर्यावरण की विशेषता नहीं है, क्या नहीं भाई पर्यावरण की विशेषता बताइए। कूट आपको मिलाना है, कूट मिलाकर बताइए। 45 का आपके सामने है, 45 का जी, चौथा जिसका आंसर बिल्कुल सही है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही है आपका जी, ए वाला, ठीक है ना, चौथा वाला, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए एक होता क्या है, पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए ध्यान सुनिए कि विशेषताएं क्या देखने को मिलती हैं। पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्वों का योग होता है, पर्यावरण गतिशील होता है, पर्यावरण स्थानीय विविधता मिलती है, पर्यावरण में पार्थिक एकता पाई जाती है, और पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था। 46 का डेविड आशुबेल, जिनका बिल्कुल सही आ रहा है चौथा, डेविड आशुबेल सही आंसर हो जाएगा। डेविड आशुबेल ने प्रगतिशील संगठनकर्ता का प्रतिमान दिया था, और वे जे.एस. ब्रूनर, कौन, जे.एस. ब्रूनर ने भी क्या कर दिया, प्रत्यक्ष शिक्षण प्रतिमान। रिचर्ड सचमैन ने दिया था परिप्रेक्षा शिक्षण प्रतिमान, और जीन पियाजे ने विकासमूलक प्रतिमान दिया था, ये ध्यान रखना आप लोग सभी भाइयों बहनों। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा बनता है। अगला है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि बताइए क्योंकि
पर बात नहीं अटकना चाहिए, आंसर आपके तुरंत आना चाहिए। जी, तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। विद्यार्थी ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, बिल्कुल सही है आपका 47 का। ठीक है ना जी, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला, एंड ये आज के लिए इतना ही क्वेश्चन बनाए हैं, लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की, आप लोगों ने कितना प्रयास किया और कितने मार्क्स लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों का आपका सेल्फ एनालिसिस हो सके और भाई बहन भी देख सकें कि अपनी तैयारी वो और लोगों के हिसाब से कितनी उनकी चल रही है, और आप भी इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। 48 का जिनका दूसरा नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाता है, लंबे समय तक हम भोजन को रख सकते हैं। ठीक है ना, ये आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये आपके नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, और मेरे अन्य प्यारे भाइयों बहनों आपके जैसे ही और दूसरे भाई बहन भी हैं उनकी भी मदद हो सके। और आप जगने और जगाने का काम कीजिए, क्योंकि दीपक से दीपक जलता है तभी जाकर श्रृंखला बनती है प्रकाश की। तो प्रकाश फैलाइए और खुद भी रोशन होइए, संसार को भी रोशन कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।